नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक त्रिपाठी आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं संविधान सीरीज का दूसरी क्लास लेके। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि जो औपनिवेशिक काल में जो कानून बनाए गए थे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि संविधान क्या है और राज्य क्या है। उसके बाद हमने ये देखा था कि संविधान बनने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो उसी पृष्ठभूमि को हमें आगे बढ़ाना है और उसी की चर्चा को आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत सारे कानून बनाए गए भारत में शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा, तो उसमें सबसे पहले आपको यह बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। और इसी क्रम में हम यहां से आगे बढ़ते हुए 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म तक जाएंगे। तीन चार चार्टर एक्ट आए थे, उस पे ध्यान देंगे, वो पढ़ेंगे। और आखिर में जाके हम भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी चर्चा में हम देखेंगे कि सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो क्यों आता है? चूंकि यहां पे 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद हमने देखा कि जो यहां पे मुगल शासन था और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो जैसे ब्रिटिश सेना अध्यक्षों द्वारा हरा दिया जाता है। और फिर यह तय हो जाता है कि धीरे धीरे करके कुछ क्षेत्रों पे ब्रिटिश शासन का स्थापित हो जाती है, ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है। अब उस ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए, हालांकि हम इसको अभी ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं कहेंगे, अभी हम इसको कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, वो क्या करेगी, वो स्थापना करेगी यहां पे अपने शासन का। तो 1764 के बाद बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार की दीवानी राइट्स आ जाती हैं। और जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आई थी यहां पे, तो हम जानते हैं कि व्यापार करते करते वो भारत के जो निवासी राजा थे, यानी स्थानीय राजाओं के मामलों में दखल देने लग गए थे धीरे धीरे, कभी उनकी सहायता के रूप में, कभी उनके आपसी मतभेदों में। तो वो दखल देते देते एक समय आ गया कि वो बहुत शक्तिशाली हो गए। तो जैसे मद्रास के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक प्रेसिडेंसी बना ली, फिर बंबई के क्षेत्र में एक प्रेसिडेंसी बना ली और बंगाल के क्षेत्र में अपनी एक प्रेसिडेंसी बना ली। तो जो 1773 का अधिनियम आया, यानी विनियम आया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको लाने के तीन बिंदु थे। इसमें पहला बिंदु यह था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और इसी के अधीन जो है, जो हमारी दो और प्रेसिडेंसी थी, बंबई की प्रेसिडेंसी यानी कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो पहला डेवलपमेंट तो यह कहता है, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट यह कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। कहां पे होगी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। तो इस 1773 के अकॉर्डिंग जो है, हमने देखा कि ये दो बातें आपकी सामने आती हैं। पहला चीज कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और उसके अधीन आपके गवर्नर ऑफ बॉम्बे आ जाते हैं और गवर्नर ऑफ मद्रास आ जाते हैं। फिर उसके बाद से एक दूसरा जो नियम था वो क्या था? दूसरा ये कहता था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में, ठीक है। और ये कब होता है? ये 1774 में जाके स्थापित हो जाता है। अब इसमें जो इसकी जो संख्या थी, इसका जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि इसमें एक जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और तीन उसके साथ जो है अन्य न्यायाधीश होंगे।
तो जो पहले आपके मुख्य न्यायाधीश बने जब ये सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में 1774 में, तो जो पहले आपके मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। एलिजा इम्पे। इसके अलावा इसके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था आपका चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। फिर तीसरा जो पहलू था इसका 1773 का वो ये था कि 1773 के तीसरे पहलू में ये बताया गया कि यहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी अधिकारी हैं वो किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कंपनी से इतर कोई अपना निजी जो उनका व्यापार होगा वो उस पर बैन लगा दिया गया, वो नहीं कर सकते हैं। तो 1773 की कुछ मुख्य बातें ये थी। फिर जब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो इसमें अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां कर रही थी, व्यापारिक गतिविधियां कर रही थी। लेकिन इस कानून के अनुसार जितने भी क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस पे नियंत्रण था, वहां पे सिर्फ व्यापारिक न होके यहां पे आपकी 2 चीजें और जुड़ गई। कौन कौन सी? प्रशासनिक कार्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी और राजनीतिक कार्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ मुख्य बातें ये थी जो मैंने आपको समझा दी। फिर 1773 में जब ये बन गया, धीरे धीरे कुछ वर्षों में ब्रिटिश संसद को ये लगने लगा, जो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार थी उसको ये लगने लगा कि कुछ तो कमियां हैं इसमें। वो कमियां क्या थी? उस कमियों में इन्होंने ये देखा कि जो हमने इनको प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार दे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां कुछ गड़बड़ियां हैं। तो इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, या फिर इसको हम संशोधन एक्ट के रूप में भी जान सकते हैं। संशोधन अधिनियम था ये, जो 1773 के अधिनियम को क्या कर रहा था? संशोधित कर रहा था। हालांकि ये 1781 में पारित हो जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता है। ये लागू कब होगा? ये लागू होगा 1784 में। 1784 में एक दूसरा कानून आता है जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम पड़ने के पीछे कारण यह था कि उस समय पे वहां ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सर विलियम पिट्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के नाम पे इसका नाम पड़ा, विलियम पिट्स। ठीक है, विलियम पिट्स के नाम पे इसका नाम पड़ता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ? इस कानून में जो महत्वपूर्ण बातें ये थी कि हमने जो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिया था, इन दोनों को अलग कर दिया गया। जब इसको अलग किया गया तो उसके लिए भी आपको किसी और से यह कराना पड़ेगा। अगर हम व्यापारिक कार्य जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं, तो जिन क्षेत्रों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है वहां के प्रशासन और राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए किसी और संगठन या किसी और इकाई की स्थापना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए स्थापना हुआ, एक बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी होते थे इसमें। और ये क्या कार्य करते थे?
इनका कार्य था व्यापारिक गतिविधियों को देखना, व्यापारिक गतिविधियों को देखना। और एक दूसरी इकाई बनाई जाती है यहां पे, उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं हम। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे वो आमतौर पर ब्रिटिश संसद के मंत्री हुआ करते थे, ब्रिटिश संसद के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, इनका क्या कार्य था? इनका कार्य था प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को देखना, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को देखना। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा? तो ये चीजें थी। अच्छा, जब इनमें दो चीजें हो गई तो यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही। तो यहां तक आप लोगों को लगभग समझ आ गया होगा। अभी हमने दो कानून देख लिए जो अंग्रेजी संसद ने बनाए भारत पर शासन स्थापित करने के लिए। पहला था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें यह बताया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और उसके अधीन आपको मुंबई यानी बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। फिर हमने देखा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके साथ ही एक चीज और था 1773 के एक्ट में, वो ये था कि 4 सदस्यीय वहां पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो क्या करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सहायता करेगा कानून बनाने में, शासन करने में। तो अभी हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये क्या कर रहा था? इससे क्या हुआ? एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई, केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई इससे। फिर हमने देखा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिनके पास सभी दीवानी और फौजदारी अधिकार हुआ करते थे, शक्तियां थी। और हमने आपको बताया था कि कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वो किसी निजी व्यापार में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। यहां तक आप लोग को 1773 वाला फैक्ट क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो कुछ कमियां 1773 के एक्ट में थीं, यानी जो प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार दे दिया गया था, उसका क्या किया गया? अलग अलग किया गया। द्वैध शासन की शुरुआत होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें वित्त मंत्री, राज्य सचिव और प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते हैं। ये क्या करेंगे? कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य होंगे, यानी इसको हम निदेशक मंडल बोलते हैं। ये निदेशक मंडल था। ये क्या करता था? ये केवल व्यापारिक मामलों का इन पे ऊपर जिम्मा सौंपा गया। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक चीज और थी कि जो हमने ये बताया था आपको कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी उसको कम करके 3 सदस्यों का कर दिया गया, उस कार्यकारिणी परिषद को। और ब्रिटिश आधिपत्य की घोषणा हुई, यानी कि कंपनी जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रही थी उनको यह बोल दिया गया कि वो सारे क्षेत्र भारत में ब्रिटिश संपत्ति घोषित हो गए। तो 1784 तक यह हुआ। अच्छा, जो हमने ये देखा रेगुलेटिंग एक्ट, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान यहां पे जो पहले गवर्नर जनरल बने, वो गवर्नर जनरल पहला किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को बनाया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था,
1764 में जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब भारत में बंगाल के क्षेत्र में, सिर्फ बंगाल का क्षेत्र सिर्फ आज का बंगाल नहीं था, बंगाल के क्षेत्र में आपके आज का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और आज जो आप पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, यह पूरा क्षेत्र था। तो ये काफी बड़ा क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र में जो पहला गवर्नर बनाया गया था वो बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? पहले गवर्नर थे बंगाल के, पहले गवर्नर कहां के? बंगाल के। तो ये चीजें क्लियर है। फिर जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट जब आएगा तो उस समय पे भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे गवर्नर जनरल। अब हम आगे देखते हैं, जब आगे हम देखेंगे 1793, लेकिन हम 1793 पे जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि 1793 पे जाने से पहले 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं कि ऐसे शासन नहीं चलेगा, मुझे यहां पे अगर शासन करना है और यहां पे एक अच्छी सरकार की स्थापना करनी है जो ब्रिटिश संसद के लिए अच्छी हो, यानी ब्रिटेन के लिए अच्छी हो, भारत के लिए अच्छी हो या नहीं हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो अगर हमें कुछ ऐसी सरकार बनानी है जो ब्रिटेन के लिए अच्छी होगी तो हमें कुछ और पावर चाहिए, कुछ और शक्तियां चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि ये जो शक्ति होगी, जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। बंगाल के गवर्नर जनरल के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने कार्यकारी परिषद के निर्णयों को, कार्यकारी परिषद के निर्णयों को क्या कर सके? ओवरराइड कर सके। ओवरराइड करने की शक्ति हो, यानी जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या करेगा? उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी निर्णय कर रही है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने कार्यकारिणी परिषद की निर्णयों को हटा करके अपने निर्णय सर्वोपरि रख दे। इसके अलावा कॉर्नवालिस साहब चूंकि मिलिट्री यानी सेना से आते थे, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका की क्रांति हुई थी उस समय भी जो वहां पे कमांडर इन चीफ थे वो कॉर्नवालिस साहब थे। चूंकि वो सेना से आते थे तो वो ये चाहते थे कि यहां पे जो गवर्नर जनरल हो वही क्या हो? कमांडर इन चीफ हो, यानी सेनाध्यक्ष हो। तो दो चीजों की उन्होंने डिमांड की। तो जो 1786 में एक्ट आया वो यही आया था आपका कि गवर्नर जनरल को सेना अध्यक्ष बनाया जाए, को सेना अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं चार्टर एक्ट की तरफ। अब जब चार्टर एक्ट आता है तो चार्टर एक्ट हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आता है आपका। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है और उस समय भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने 1786 में आते ही जिन चीजों की डिमांड की थी उसको वो 1793 का जो चार्टर एक्ट आएगा पहला, उसमें वो उसको शामिल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें अपनी शक्तियों का, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार हो जाता है। जैसे उनको वो शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं कि वो अपने कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को ओवरराइड कर सकें, सुपरसीड कर सकें। दूसरी चीज कि वो क्या होंगे? सेना अध्यक्ष होंगे, गवर्नर जनरल ही, कमांडर इन चीफ जिसको बोला गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 सालों तक बढ़ा दिया जाता है। और यही हम देखेंगे कि हर 20 साल पे इस तरह से 1793 से 1813, 1813 से 1833, 1833 से 1853 4 चार्टर एक्ट आएंगे, जिनका कार्यकाल कितना होगा, 20-20 साल का इनका कार्यकाल होगा। और हर 20 साल के बाद जो है फिर ये चार्टर एक्ट आते हैं, और जिसके बारे में हमको आगे देखना है। तो 1793 के चार्टर एक्ट में वही चीजें थी जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आए थे और उन्होंने इसको लागू किया था। तो जब 1793 का चार्टर एक्ट आता है तो इस समय भी बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और 1813 के चार्टर एक्ट पे जाते हैं। हमने देखा 1793 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार को 1793 में 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन 1813 आते आते जो ब्रिटिश संसद है उसको लगता है कि सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार एक ही कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए, चूंकि ब्रिटेन में अन्य और कंपनियां भी थीं जो भारत के साथ, दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करना चाहती थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी रुचि अब व्यापार से कहीं ज्यादा प्रशासन और राजनीति में आने लग गई थी भारत में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें यह बताया गया कि इसकी जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको समाप्त किया जाए, परंतु दो चीजों को छोड़ करके। वो दो चीजें क्या थी? वो दो चीजें थी आपकी चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चीन के साथ जो भी व्यापार होगा, चीन के साथ व्यापार ये कौन करेगा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। फिर हम देखते हैं इसमें दो चीजें और जुड़ती हैं 1813 में। एक है आपका धर्म प्रचार। कौन से धर्म का प्रचार होगा? जो धर्म ब्रिटेन में फल फूल रही थी, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारक जो हैं वो भेजे गए भारत में कि वो जाएं और भारत में लोगों को ईसाई धर्म से अवगत कराएं और ईसाई धर्म की अच्छाइयों को बताएं और लोगों को प्रेरित करें कि वो ईसाई धर्म को अपनाएं। एक लेकिन महत्वपूर्ण कार्य और होता है 1813 के एक्ट में, वो ये होता है कि शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। और ये 1 लाख रुपए दिया गया किस तरह की शिक्षा पे? पाश्चात्य शिक्षा, यानी वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो इसकी स्थापना भी जो है 1813 के एक्ट में होती है। यहां तक सभी को समझ आ गया? 1813 के एक्ट में आपकी 3 चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है कि एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार जो है उसका एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। दूसरी चीज हुई आपकी कि धर्म के प्रचार के लिए, कौन से धर्म के प्रचार के लिए? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए भारत में, जो भारत के स्थानीय निवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करें और ईसाई धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताएं। तीसरी चीज हुई कि शिक्षा के लिए पाश्चात्य शिक्षा, यानी अंग्रेजी जिसका मीडियम हो, अंग्रेजी भाषा, और जो पश्चिमी देशों में जिस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही थी उस तरह की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का एक नियम बनाया गया। और जब ये 1813 का एक्ट आया था, इससे भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है
तो इस समय पे लॉर्ड मिंटो वन इसलिए कह रहे हैं हम इनको, लॉर्ड मिंटो वन जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। मिंटो वन इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लॉर्ड मिंटो आगे चल के एक दूसरे भी आएंगे। जब हम 1909 के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी एक लॉर्ड मिंटो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के पिता के रूप में जानते हैं, जो मुसलमानों को अलग कर देंगे। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो लॉर्ड मिंटो वन जो है वो इसके क्या थे, उस समय पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी मेन है। इसके अलावा कुछ और चीजें हुई थी, जैसे ब्रिटिश संप्रभुता की घोषणा कर दी गई औपचारिक रूप से, और स्थानीय सरकारों को एक पावर दे दिया गया, एक शक्ति दे दी गई कि वो क्या करेगा, स्थानीय लोगों पे करारोपण कर सकता है, और यदि स्थानीय लोग उस कर का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके सजा का भी प्रावधान कर सकता है। तो कुल मिला के ये 5 बातें थीं जो 1813 में थीं, और 1813 के चार्टर एक्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उसको समाप्त किया, सिर्फ चाय और चीनी तक ही सीमित कर दिया था, चाय और चीन तक ही सीमित कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसका भी कितना था, 20 वर्ष तक ये नियम जो है वो लागू रहेगा। तो 1813 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है, और वो बदलाव क्या होगा, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल पद की स्थापना की जाती है, यानी एक नया पद सृजित किया जाता है। उस नए पद का नाम क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, सर विलियम बेंटिक थे। सर विलियम बेंटिक थे। तो जब ये पद का नाम बदला गया, गवर्नर जनरल बंगाल के पद की समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, सर विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, तो यह भी आपका एक किस चीज का उदाहरण है, यह भी आपका केंद्रीकरण की तरफ सरकार जो है वो अग्रसर हो रही है। अभी तक हमने ये देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन आता था, बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर आते थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर आते थे, परंतु वो अपने कानून बना सकते थे, हालांकि वो अनुमोदन लेते थे। परंतु 1833 के एक्ट से हम देखते हैं कि मद्रास और बंबई, इन दोनों के गवर्नर की विधायी शक्तियां छीन ली गईं। अब वो कोई कानून बना नहीं सकते थे, और वो किसी भी कानून के लिए भारत के गवर्नर जनरल पर आश्रित थे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कदम हुआ। अभी हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ, ठीक है। कौन से गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर केंद्रीकरण में क्या हुआ कि इसमें पूरी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित कर दी गई, और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां थी उसको छीन लिया गया। इसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बचा था चाय के व्यापार में और चीन के साथ व्यापार में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब अन्य कंपनियां भी आके भारत से जो है व्यापार कर सकती थी, ब्रिटेन की। और इसको करने का कारण था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनकी रुचि अब व्यापार से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक उसमें ज्यादा हो गई थी। तो 1833 के एक्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए जो मैंने अभी आपको यहां बताए। इसके साथ ही
सिविल सेवा परीक्षा की भी शुरुआत की गई कि सिविल सेवा परीक्षा जो है उसमें खुली प्रतियोगिता हो। अब जब कोई चीज खुली प्रतियोगिता होगी तो उसमें आपके जो स्थानीय भारतीय लोग थे उनको भी प्रतियोगिता में भाग लेने की छूट थी। हालांकि यह लागू नहीं हो पाया। क्यों लागू नहीं हो पाया? उसके ना लागू होने का कारण यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, यानी जो निदेशक मंडल थे, उन्होंने इसका भारी विरोध किया कि भाई हम जिस पे शासन कर रहे हैं, अगर उन्हें ही हम शासक वर्ग में शामिल कर लेंगे तो कैसे चलेगा। तो उस भारी विरोध के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया। हालांकि ये जब आगे हम 20 साल बाद जब 1853 का एक्ट आएगा तो उसमें फिर से इसको जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1833 में जो हमने देखा था कि कार्यकारिणी परिषद जो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके मेंबर के बारे में बात करें तो 1773 में 4 मेंबर थे, ठीक है, जिसको 1784 में घटा करके कितना कर दिया गया, 3 मेंबर कर दिया गया। अब 1833 वाले चार्टर एक्ट में इसको फिर से बढ़ा दिया जाएगा। 1833 में फिर से 4 हो जाएगा। जो 3 मेंबर थे वो तो थे ही, साथ में एक विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो जो विधि सदस्य होंगे वो पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले के रूप में आप जानते हैं, उन्होंने एक विधि आयोग बनाया। इसके अलावा जो है दास प्रथा का अंत होगा। हालांकि इस दास प्रथा का अंत करते करते 10 साल लग गए। 10 साल बाद यानी कि 1833 में यह अधिनियम आया था और 1843 में दास प्रथा भारत से समाप्त होती है। तो ये 1833 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1853 के बारे में चर्चा करते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, उस समय जो यहां पे भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, ये सारे कार्य जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुआ। लेकिन जो चार्टर एक्ट 1853 था, अभी तक हमने देखा था कि ये 20-20 साल के लिए बढ़ रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 सालों तक किस तरह से शासन करेगी उसका उसमें प्रावधान दिया जा रहा था। लेकिन 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इसमें इस प्रावधान को जो वक्त था, जो समय सीमा थी, वो तय नहीं की गई, जो हमने पिछले चार्टर एक्ट में देखा था 20-20 साल का। इसमें अनिश्चितकालीन बता दिया गया इसको, यानी कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। या तो वो 1-2 साल में भी खत्म हो सकता था ये चार्टर एक्ट, या फिर अगले 100 सालों तक भी चल सकता था। और दूसरा जो कार्य हुआ वो ये हुआ कि विधायी और कार्यकारिणी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, यानी विधायी शक्तियां अलग कर दी गई, कानून बनाने की शक्तियां अलग हो जाएंगी और कार्यकारिणी शक्तियां अलग हो जाएंगी। तो गवर्नर जनरल के परिषद में हम देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यकारी जो होंगे वो अलग कार्य करेंगे और कानून बनाने का कार्य अलग होगा। इसके अलावा इसमें क्या था कि भारतीय विधान परिषद की जो है सृजन किया गया, और ये कितने 6 नए सदस्य विधान परिषद में जोड़े गए, जिसको छोटी संसद के रूप में जाना जाने लग गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में, वो स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि अभी तक हम देख रहे थे कि बंगाल, मद्रास और बंबई तक ही सीमित नहीं रह के ये आगरा, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की प्रांतीय सरकारों से भी सदस्यों को लिया गया। ठीक है, बंबई और मद्रास तो पहले से ही था बंगाल के साथ साथ, अब आगरा की प्रांतीय सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर हमने आपको अभी जब 1833 का एक्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 1833 के एक्ट में जब हमने चर्चा की
कि उसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रावधान था, परंतु वो लागू नहीं हो पाया था। इसमें क्या होगा, इसमें इस खुली प्रतियोगिता को लागू कर दिया जाएगा और निदेशक मंडल जो था उसकी सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और 6 सदस्य जो हैं वो क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने लग गए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे आपके 1853 के। अब यहां तक था आपका क्या, कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इस समय पे शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था। फिर हम जानते हैं कि 1857 में क्रांति हो जाती है और जब वो क्रांति होती है तो जो ब्रिटेन में सरकार बैठी हुई थी उसको ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में शासन करने लायक नहीं है और धीरे धीरे करके वैसे ही उनकी शक्तियों को कम करते जा रहे थे और जो ब्रिटिश संसद के मेंबर्स थे उनको लाया जा रहा था। तो 1857 की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वो बदलाव क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और भारत में अभी तक हमने देखा था 1833 के चार्टर एक्ट से कि भारत का गवर्नर जनरल नाम का जो पद सृजित किया गया था उसको समाप्त कर दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल की जगह 2 नए पदों का सृजन किया जाता है। जो पहला पद होता है वो होता है आपका भारत का वायसराय और दूसरा होता है भारत का राज्य सचिव। भारत का वायसराय जो था वो आपका वही गवर्नर जनरल जो भारत का था उसी को भारत का वायसराय बना दिया जाता है और भारत का राज्य सचिव कोई ब्रिटिश सरकार का कोई मंत्री होता है जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा। तो इस तरह से ये 1858 का आपका अधिनियम आएगा जिसको हम भारत सरकार अधिनियम कहेंगे और इस अधिनियम को जब लागू किया गया, एक शाही उद्घोषणा की गई, तो वहां पे यह बताया गया कि ये भारत में एक अच्छी सरकार देने के लिए इस अधिनियम को हम ला रहे हैं, यानी सुशासन की सरकार के लिए हम इस अधिनियम को ला रहे हैं और इससे भारत में एक अच्छी सरकार की स्थापना होगी जिसमें भारतीयों की भी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो है, कंपनी के शासन का अंत हो जाएगा और सत्ता जो है वो किसको हस्तांतरित कर दी जाएगी, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी जाएगी। दोहरी शासन प्रणाली यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाएगा और 2 नए पद सृजित किए जाएंगे, भारत का वायसराय और भारत का राज्य सचिव। वायसराय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि उन्हीं डायरेक्टर्स में से कोई एक होगा, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बना दिया जाता है और वो पहले वायसराय कौन होते हैं, भारत के पहले वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है जो भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करेगा, लेकिन उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, उसकी जवाबदेही भारत और भारतीयों के प्रति ना होकर के ब्रिटिश संसद के प्रति उसकी जवाबदेही होगी। ठीक है, ये हो गया आपका वायसराय का पद का सृजन हो गया। प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि एक अच्छी सरकार देने का वादा किया गया था और शाही घोषणा के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। अब हम देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब चूंकि 1858 में भारत को एक अच्छी सरकार देने की बात कही गई थी और भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की बात कही गई थी, तो जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया जाता है। सबसे पहला जो डेवलपमेंट था वो क्या था कि पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया जाता है, यानी विभागों को बांट दिया जाता है, जो हम आज की सरकार में भी देख रहे हैं। किसी के पास गृह मंत्रालय होगा, किसी के पास वित्त मंत्रालय होगा, किसी के पास रक्षा मंत्रालय होगा। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम का सबसे पहले शुरुआत जो है वो आपका 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से शुरू होता है।
फिर हम देखते हैं कि जो वायसरॉय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है कि वो किसी भी विषय पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि वो अध्यादेश पूरी तरह से कानून नहीं था, क्योंकि उस अध्यादेश की अवधि जो है सिर्फ 6 महीने थी और 6 महीने तक ही यह शक्ति वैध रह सकती थी और उसके बाद इसको जो है सहमति लेनी होती थी। किससे? जो कार्यकारी परिषद थी उससे सहमति लेनी होती थी। आज भी हम जानते हैं कि भारत में राज्यों में राज्यपाल के पास और भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यह शक्ति कहां से आई? ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से आई थी। इसके अलावा प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की गई। भारतीयों को पहली बार विधान परिषदों में शामिल होने का अवसर दिया गया। फिर हमने देखा था कि जो विधि सदस्य थे, ठीक है, अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन होगा, यानी चुनाव तो नहीं होता था, लेकिन क्या होता था कि ये नॉमिनेट किए जाते थे ये सदस्य। और ये सदस्य जब नॉमिनेट किए जाते थे तो जो पहले कुछ सदस्य थे 1861 के अधिनियम के तहत, वो थे आपके सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। इनको क्या किया गया था? इनको वायसराय अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया था, ठीक है, यानी नामित किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। यानी कि जब 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बन रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे भारत के। फिर हम देखते हैं कि बंगाल, पंजाब, NWFP। ये NWFP क्या है? ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो वाला क्षेत्र था। तो वहां पे भी विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा सारी चीजें। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक आगे बढ़ने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उस क्विक रिवीजन में 1773 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, जिनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कहां का? बंगाल का। इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और उनके अधीन जो है वो बंबई और मद्रास के गवर्नर्स को उनके अधीन कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, जिसका स्ट्रक्चर होगा 1 और 3। एक होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होंगे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे पहले, और 3 अन्य सदस्य थे जिनका नाम क्या था? चैम्बर्स, लेमिंस्टर और हाइड। फिर इसके अलावा एक चीज और हुई थी कि जो कंपनी के अधिकारी थे उनको निजी व्यापार में संलिप्त नहीं होने चाहिए वो। तो ये तो 1773 का हो गया। फिर 1781 में कुछ चीजें सुधार की गई। जो 1773 में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया और द्वैत शासन लागू किया गया। 1784 का फिर एक्ट आ जाता है जो पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स, उनके नाम पे ही इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। और सर वॉरेन हेस्टिंग्स ही इस टाइम पे भारत के क्या होते हैं? गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। अभी तो भारत के गवर्नर जनरल का पद का सृजन ही नहीं हुआ था, वो तो 1833 में होगा, ठीक है। तो वहां पे द्वैत शासन की लागू की जाती है। द्वैत शासन से क्या तात्पर्य है आपका? कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से 2 अलग अलग इकाइयां बनाई जाती हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होगा? व्यापारिक मामलों का देखरेख होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं वो कौन होंगे? वो ब्रिटिश संसद के मंत्री और ब्रिटिश संसद के सदस्य होंगे उसमें। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी होंगे। फिर हम आते हैं 1793। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? 1793 के चार्टर एक्ट में आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे
और इन्होंने ये कहा था जब वो आए थे कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वही भारत में क्या होगा, कमांडर इन चीफ यानी सेना अध्यक्ष होगा। और गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, अपनी कार्यकारिणी परिषद की निर्णयों को ओवरराइड कर सकता है, यानी सुपरसीड कर सकता है उसको। फिर हमने ये देखा था इसी में कि जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 20 साल यहां से 1813 में जब हम आते हैं तो 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। क्या क्या होता है? 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। सिर्फ चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को जारी रखा जाता है, बाकी अन्य एकाधिकार जो थे उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 और अन्य बातें होती हैं। क्या क्या? धर्म और शिक्षा। धर्म के लिए क्या होगा कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारक भारत में भेजे जाएंगे जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है वो खर्च करने की बात कही गई कि पाश्चात्य शिक्षा भारत में प्रदान की जाए। फिर उसके बाद से उसके 20 साल बाद 1833 का एक्ट आएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होगा? 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं कि आप जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं आपके सर विलियम बेंटिक। इसके अलावा 1833 में क्या होता है? 1833 में फिर विधि आयोग की स्थापना होती है जो लॉर्ड मैकाले के साथ लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के सदस्य बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। हमने देखा कि इसमें दास प्रथा का उन्मूलन होगा और जितने भी विशेषाधिकार थे वो सारे विशेषाधिकार कंपनी के खत्म कर दिए जाएंगे। फिर हम आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। विधायी शक्तियां अलग कर दी जाएंगी और कार्यकारी शक्तियां यानी प्रशासनिक शक्तियां अलग कर दी जाएंगी। इसके बाद से 1858 का एक्ट आएगा। यहां तक तो था आपका क्या, ये इतना हिस्सा आपका कंपनी के शासन के दौरान के कानून थे। 1858 से किसका शासन आ जाता है? क्राउन का। ठीक है, तो 1858 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है कि किस तरह से शासन होगा। यहां पे एक अच्छी सरकार की स्थापना की जाएगी। भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है, वायसराय का पद लाया जाता है और एक भारत का राज्य सचिव बनाया जाता है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं 1861। 1861 के अधिनियम में क्या होता है? भारतीयों को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जगह दी जाती है। 3 भारतीय आते हैं इसमें, सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को इसकी सदस्यता दी जाती है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया जाता है, यानी विभाग बांट दिए जाते हैं सदस्यों के मध्य। फिर हम देखते हैं कि जो भारत का वायसराय होगा उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अब हमको आगे बढ़ना है और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की तरफ हम अग्रसर होंगे। और 1892 का जब हम भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, जो ये होता है कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं यानी कि जो नामित सदस्य होंगे उनको बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया जाएगा। जो भी बजट पास किया गया है उस पे वो चर्चा कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगी कि सदस्यों की संख्या में, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो या फिर प्रांतीय विधान परिषद हो, उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या की वृद्धि हो जाएगी। फिर अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का जो है प्रावधान दिया जाता है कि स्थानीय निकाय जैसे विश्वविद्यालय, नगर पालिका, जिला बोर्ड को विधान परिषदों के लिए सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया जाएगा इसमें। और शक्तियां जो हैं, हालांकि ये शक्तियां क्या होंगी? सीमित होंगी।
फिर 1892 के बाद हम आ जाते हैं 1909। अब इस समय तक 1909 में हम जानते हैं 1905 में बंग भंग हो गया है, यानी बंगाल का विभाजन हो चुका है और लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मिंटो क्या करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे। किनको? अब बंगाल विभाजन का कारण क्या था, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदू और मुसलमानों को अलग करना। जो हिंदू और मुसलमान की यूनिटी थी उसको अंग्रेज उस एकता को तोड़ करके शासन स्थापित करना चाहते थे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यहां पे आती है और लॉर्ड मिंटो जो है वो क्या करते हैं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण कैसे होता है? ये आज का जो हम रिजर्वेशन आरक्षण सिस्टम देख रहे हैं ये वैसा नहीं था। सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसका मतलब यह था कि उसमें जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुसलमान होगा और जो उसको वोट देंगे वो सारे भी मुसलमान होंगे। यानी कि मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया गया और बोला गया कि ये जो है ये इनके लिए अलग शासन होगा, यानी सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अन्य लोगों को उस का चुनाव करने का अधिकार नहीं था। तो सबसे बड़ी चीज जो हुई वो वहां पे यही हुई। अच्छा, इसे 1909 के अधिनियम को ही मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलने का कारण यह है कि मॉर्ले साहब उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो साहब जो हैं वो क्या थे, वाइसरॉय थे। एक अच्छी चीज होती है इसमें कि भारतीयों को कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा जी आते हैं। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को कानून सदस्य के रूप में वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाता है। विधान परिषदों का विस्तार किया जाएगा। हमने 1892 में भी देखा था कि विधान परिषदों में संख्या का विस्तार किया जाता है। अब 1909 वाले में भी क्या होगा कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जाएगा। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें संख्या 16 से 60 कर दी जाती है। और इसी तरह से चूंकि प्रांत में अलग अलग सदस्य थे, अलग अलग प्रांतों में संख्या अलग अलग थी, तो उसका विवरण तो नहीं है, लेकिन उसमें भी संख्या जो है वो बढ़ा दी जाती है। परिषदों के कार्य क्षेत्रों में वृद्धि की जाती है। हमने देखा था कि 1892 के अधिनियम में क्या था, 1892 के अधिनियम में यह था कि बजट पर बहस किया जा सकता था। 1909 में जब यह आता है तो उसमें बजट पर बहस के साथ साथ उस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मंत्रियों से। तो यह एक बड़ा बदलाव था। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसको थोड़े सीमित अधिकार दिए गए, प्रश्न पूछा गया, लेकिन सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था 1909 का वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। और दूसरा चीज जो इसमें पूछा जाता है आपसे कई बार एग्जाम में कि कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो उसके 10 साल बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आएगा। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन को फिर से लागू किया जाता है। हालांकि यह द्वैध शासन प्रांतों में लागू होता है और प्रांतों के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, दो तरह के विषय बना दिए जाएंगे, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा जो है आरक्षित विषय। फिर हम केंद्र में देखते हैं कि द्विसदनात्मक प्रणाली आती है। द्विसदनात्मक प्रणाली जो आज भी भारत में है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्य परिषद को बोला गया अपर हाउस, जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है भारत में, और लोकसभा को बोला गया निम्न हाउस, जिसको हम विधानसभा के रूप में जानते हैं।
और प्रत्यक्ष चुनाव का पहली बार देश में प्रावधान किया जाता है। हालांकि सभी को ये वोट करने का अधिकार नहीं था, इसके कुछ नियम थे कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो सभी लोग नहीं कर सकते थे वोट, लेकिन कुछ लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर सकते थे अपने प्रतिनिधियों का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अब और बढ़ाया जाएगा। 1909 में हमने देखा था सिर्फ मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन 1919 में हम देखते हैं कि इसका विस्तार किया जाता है। अब कौन कौन कर सकता है? अब सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियंस के लिए, इन लोगों के लिए भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और वायसराय के शक्तियों को बढ़ाया जाएगा। जैसे वो बजट में कटौती कर सकते थे और अध्यादेश को जारी कर सकते थे, और भारत के जो राज्य सचिव होंगे उनके वेतन को अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था वो हमने देखा कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हों या फिर आपके जो अन्य अधिकारी होते थे, उनको जो भारत में कार्य कर रहे हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था, परंतु अब भारत सचिव को जो वेतन है वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार देना, प्रशासन और कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं कागजों पे थी, ठीक है, कुछ भी जो है वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 1935 का अधिनियम। जब हम भारतीय संविधान अभी जब पढ़ेंगे अगली क्लास में कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से सदस्य थे और किन किन स्रोतों से हुआ, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जो हमारे पास आज का हमारा संविधान है। बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई, और चूंकि 1935 के दौरान ही कांग्रेस ने भारत के एक अपने संविधान की मांग उठाई थी, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो हैं वो 1935 के अधिनियम में कुछ कांग्रेस की डिमांड से आई, कुछ साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उससे आई, और कुछ जो है वो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन जो 3 हुए उसमें जो ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच में जो चर्चा हुई उससे आई। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं हम किसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं भारत के संविधान निर्माण की तरफ। तो 1935 की जो प्रावधान थे वो हम देखें तो अखिल भारतीय महासंघ बनाने की छूट दी गई, सांप्रदायिक मतदाताओं का प्रतिधारण किया गया। फिर से सांप्रदायिक आ गया आपका। 1909 में हमने देखा सिर्फ मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। 1919 में हमने देखा कि मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियंस को था। 1935 में इसका क्षेत्र और बढ़ाते हुए महिलाओं को, मजदूरों को और दलितों को, महिला, मजदूर और दलित, इन तीनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। प्रांतों के पुनर्गठन की बात की गई, यानी उनका सीमांकन तय किया गया, प्रांतों को विभिन्न आधारों पर जो है पुनर्गठित किया गया। फिर बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान था, जो इस प्रावधान के तहत 1937 में फाइनली बर्मा जो है वो भारत से अलग हो जाता है। और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद जो कानून बनाएगी वो सभी के लिए मान्य होगा। तो ये तो कुछ बातें थी आपकी भारतीय अधिनियम 1935 की। फिर हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पहुंचने से पहले ही
कुछ और चीजें हुई थी, कुछ और डेवलपमेंट हुए थे। जैसे आपका क्रिप्स मिशन आता है भारत में 1942 में, और क्रिप्स मिशन के आने से पहले क्या था आपका, ऑगस्ट ऑफर दिया जाएगा, ठीक है, कम्युनल अवार्ड आएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या चीजें होंगी, कैबिनेट मिशन आएगा, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद ही भारत का क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा। और जब भारत के संविधान सभा का निर्माण होने लग गया था, यानी संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा बैठा दी गई थी, तो उस समय यह तय हो गया था कि अब भारत को स्वतंत्र करना ही है। और चूंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी चीजें जो है धीरे धीरे बदलने लग जाती हैं, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो जाती है। तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो उसका जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि भारत का विभाजन होगा, भारत दो हिस्सों में विभाजित होगा। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो भारत और दूसरा उससे विभाजित होकर क्या बनेगा, पाकिस्तान। और जो भारत की देसी रियासतें थी उनको ये पूर्ण रूप से छूट थी, यानी उनको पूरी स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और वो यदि चाहे तो वो इसलिए भी स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से भी राज कर सकते हैं या शासन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संप्रभुता है उसको समाप्त कर दिया जाता है संपूर्ण भारत के क्षेत्र से, और वायसराय और भारत के राज्य सचिव का जो पद है उनको खत्म कर दिया जाएगा। उनको खत्म करके वापस से जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको वापस से लाया जाता है, और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनेंगे उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। और जो भारत का विभाजन हुआ था वो भी माउंटबेटन के प्लान से ही हुआ था, माउंटबेटन प्लान से ही भारत का विभाजन होगा। और सीमाएं जो हैं वो क्या की जाएंगी, सीमाएं निर्धारित की जाएंगी कि क्या हिस्सा भारत का होगा, क्या हिस्सा पाकिस्तान का होगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और वो बांग्लादेश के रूप में आज जाना जाता है। और संविधान सभाओं की शक्तियां क्या क्या होंगी ये भी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में दिया गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन और मार लेते हैं 1858 के बाद का। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाएगा, यानी विभागों का आवंटन हो जाएगा विभिन्न सदस्यों के मध्य। दूसरी चीज क्या होगी, वायसराय को अधिकार होगा किस चीज का, कि वो अध्यादेश जारी कर सके। उस अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक थी। फिर हम देखते हैं कि जो वायसराय होंगे वो गैर सरकारी सदस्यों को नामित कर सकते हैं, और वो गैर सरकारी सदस्य कौन होंगे, भारतीय। तो उसमें 3 नाम थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। फिर 1892 में हम देखते हैं कि क्या होता है, संख्या की वृद्धि हो जाती है प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में। फिर एक और चीज होता है, बजट पर चर्चा का जो है वो अधिकार दे दिया जाता है। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमानों तक सीमित था, जो 1919 में बढ़ के सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन तक पहुंच जाता है। और 1935 में इन पांचों के अलावा महिलाएं, दलित और मजदूरों को जोड़ दिया जाएगा। और 1909 को ही हम किस नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य यानी विधि सदस्य के रूप में पहली बार किसी भारतीय को विधि सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। किसमें, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में।
1919 में क्या होगा? द्वैध शासन लगाया जाएगा प्रांतों में, कुछ हस्तांतरित विषय होंगे, कुछ आरक्षित विषय होंगे। आरक्षित विषय वायसराय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिलेंगे। आरक्षित विषयों में वित्त होगा आपका, और जो हस्तांतरित विषय होंगे उसमें जैसे शिक्षा जैसे विषय आ जाएंगे। फिर हम 1935 का अधिनियम देखते हैं। 1935 के अधिनियम में आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है, बर्मा का पृथक्करण हो जाएगा, बर्मा भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपसे चर्चा की भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो संविधान सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें उद्घोष एकेडमी से, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।